चलिए हम पढ़ने वाले हैं अब साइबर सिक्योरिटी के बारे में। पर साइबर सिक्योरिटी यानी कि इसको साइबर सुरक्षा भी बोला जाता है, पर इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे साइबर क्राइम मतलब क्यों की जाती है साइबर सिक्योरिटी। तो उसके पहले हम साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? प्रीलिम्स के अंतर्गत 9 नंबर का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ये देखने को मिलेगा, और ये लास्ट टॉपिक है इसका, है ना। अब इसके बाद जो हमारा कंप्लीट जो 9 नंबर का चैप्टर है वो आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट वीडियो, और ये अलग से पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइबर क्राइम के बारे में हम पहले समझते हैं। तो साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम एक प्रकार की आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के द्वारा यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। जिस प्रकार यहाँ पे चोरी होती है वर्तमान में, मतलब जो नॉर्मली अगर इंसान के द्वारा परफॉर्म की जाती है, परंतु वही काम अगर सूचनाओं को चुराने और उसकी सहायता मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से की जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? साइबर क्राइम की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। साइबर अपराध जो होता है जिसे हम देखें इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक अपराध इसको बोला जाता है। और ऐसा अपराध जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग यहाँ देखने को मिलता है। एक वस्तु या उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पर कंप्यूटर है, नेटवर्क डिवाइस है या फिर नेटवर्क है, इसके जरिए अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इन्हें जो है मतलब वही इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध भी अपराध किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं साइबर क्राइम के रूप में। इसके अलावा हम बात करें साइबर क्राइम की, तो ऐसे अपराध में साइबर जो है जबरन वसूली या फिर हम बोल सकते हैं पहचान की चोरी हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी हो सकती है, कंप्यूटर से कुछ व्यक्तिगत या पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन उसको हैक करना होता है, फिशिंग हो सकती है, अवैध प्रकार की डाउनलोडिंग हो सकती है, मतलब कहीं से रिस्ट्रिक्शन है और परंतु हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं कोई चीज़ों को, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, वायरस के प्रसार हो सकते हैं। इन सब समस्त गतिविधियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की चोरी भी किसके अंतर्गत आती है? साइबर अपराध के अंतर्गत आती है, जिसमें यह जरूरी नहीं कि साइबर अपराधी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे। साइबर अपराध जो है विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, ठीक है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था, परंतु साइबर अपराधों के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहां साइबर अपराधों की घटनाएं दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो साइबर अपराध जो है, साइबर अपराध के मामले में एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को जो है काम करने से अक्षम बनाने के लिए भी कर सकता है। सूचनाओं को चुराकर वो बेच भी सकता है। साइबर जो विशेषज्ञ होते हैं, साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके अनुसार अपराधों की श्रेणी को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर बात करें पहली तो होती है यहाँ पे वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। इस तरह के अपराधों के उदाहरण अगर देखें तो हमको देखने को मिलते हैं। एक तो है हैकिंग, ठीक है, हैकिंग की अगर बात करें, या फिर हम बात करें वायरस की, वायरस ऑटोमेटिक मतलब किसी कंप्यूटर में भेजना वायरस के हमले, तो एक प्रकार तो ये हो गए। दूसरे प्रकार वे अपराध जिनमें जो है कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अगर बात करें आतंकवाद है, आईपीआर है, ठीक है, आईपीआर का उल्लंघन है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी है, पोर्नोग्राफी है, ये सभी चीज़ें हमको देखने मिलती हैं। तो 2 प्रकार से यहाँ कैटेगराइज किया गया है साइबर अपराधों को। अब साइबर अपराधों की श्रेणियों के बारे में देखें तो साइबर अपराध की श्रेणियां हमको देखने मिलती हैं। तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध यहाँ पे साइबर अपराध देखने को मिलता है, संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, और सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध। तो होते क्या हैं? सबसे पहली बात करें व्यक्ति विशेष के विरुद्ध, तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हम देख सकते हैं ऐसे अपराध हालांकि ऑनलाइन होते हैं, मतलब ऐसे अपराध कैसे होते हैं? ऑनलाइन देखने को मिलते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विशेष के विरुद्ध यहाँ साइबर अपराध। इनमें से कुछ अपराध में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव की तस्करी देखने को मिलती है, पहचान की चोरी देखने को मिलती है, ऑनलाइन जो बदनामी है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिगत विशेष के विरुद्ध यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जैसे कि किसी की पिक जो है यहाँ पे उपयोग करके गलत यहाँ फर्जी आईडी बना ली जाती है, उसका जो है दुष्प्रचार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तिगत विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध इसकी श्रेणी में आता है। दूसरी चीज़ होती है संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध। तो कुछ ऑनलाइन अपराध जो है संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ अगर देखें तो जरिया बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ अगर देखें तो कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे कि हम देख सकते हैं हैकिंग हो गया, ठीक है, हैकिंग हो गया, वायरस के हमले हो गए, वायरस का ट्रांसमिशन हो गया, साइबर जो है कॉपीराइट उल्लंघन हो गया, आईपीआर उल्लंघन, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? संपत्ति के अंतर्गत। उदाहरण के लिए कोई अगर देखें तो कोई एक व्यक्ति आपको जो है एक वेब लिंक भेजता है, जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुलेगा जहां आपसे अपने बैंक खाते की जानकारी, गोपनीय दस्तावेज, सारी जानकारी मांगी जाएगी, और ऐसा कहा जाएगा कि जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के द्वारा मांगी गई है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सारी जानकारी है इस पर जो है छेड़छाड़ की जा सकती है, मतलब आपकी संपत्ति विशेष के विरुद्ध जो है यहाँ पर साइबर अपराध देखने को मिलता है।
नेक्स्ट जो चीज़ होती है सरकार के विरुद्ध यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध साइबर अपराध, तो यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किए जाने वाले ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। और जो सरकारी साइबर अपराध है उसमें सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल होता है। जैसे जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। और ये अपराधी जो है आमतौर पर आतंकवादी या फिर अन्य शत्रु जैसे कि मतलब अन्य शत्रु देश की सरकारें होती है। और इस प्रकार साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक देश की सरकार के द्वारा कठोर साइबर कानून भी बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको देखने मिलती है अपराधों की श्रेणियों के अंतर्गत। फिर साइबर अटैक क्या क्या हो सकते हैं। साइबर अटैक की अगर बात करें तो देखिए हमने बात करे थे फिशिंग। फिशिंग क्या होता है वो हमने देखे, यहाँ पे देखिए अभी देखेंगे इसके बारे में। स्पैमिंग होता है, क्रैकिंग होता है, साइबर स्टैकिंग होता है, साइबर पोर्नोग्राफी होती है, हैकिंग होता है, सलाम हमला होता है, ठीक है। उसके अलावा मेलवेयर होते हैं, मिट में होता है, जीरो डे होता है, रैंसम वेयर हमने सुने थे थोड़े दिन पहले, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो इनके बारे में एक एक जो है फैक्ट देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले अगर बात करें, देखिए हाँ फिशिंग की अगर बात करें, फिशिंग होती क्या है, तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। फिशिंग मतलब एक ऐसे अवांछित गतिविधि जिसके द्वारा अपराधी प्रकृति के जो व्यक्ति है उसके द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता को अत्यधिक संख्या में ईमेल भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। तथा इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट उपयोगकर्ता से उनका जो है बैंक अकाउंट, पिन नंबर, पासवर्ड आदि प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिशिंग बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद होती है स्पैमिंग। तो स्पैमिंग क्या होती है, स्पैमिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ईमेल अकाउंट में बिना उसकी सहमति के अवांछित मेल भेजना, उसको बोला जाता है स्पैमिंग। आपके ईमेल अकाउंट में एक जो है स्पैम नाम का फोल्डर भी रहता होगा, तो स्पैम नाम के फोल्डर में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिर होता है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग जो होता है, क्रैकिंग से क्या मतलब होता है, बार बार प्रयास करके या फिर चुरा कर किसी व्यक्ति के ईमेल या जो अकाउंट होते हैं उसके पासवर्ड को अपने नियंत्रण में ले लेना। इसे भी पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा साइबर स्टैकिंग क्या होती है, यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ता से चैटिंग द्वारा या फिर कोई अन्य माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करके उसके नाम, पता या फ़ोन नंबर या उसकी जो जानकारी है उसको भी यहाँ पे हासिल कर सकता है। साइबर पोर्नोग्राफी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत इंटरनेट की जो अश्लील वेबसाइट है उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। कुछ समय पहले जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार की काफ़ी अधिक वेबसाइट को यहाँ पे बैन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। फिर एक हैकिंग होता है। तो हैकिंग क्या होता है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में जानबूझकर अनाधिकृत प्रवेश यानी कि अनऑथोराइज्ड जो पर्सन है उसका घुसना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। सलाम हमला की अगर बात करें तो सलाम हमला जो है इसके माध्यम से साइबर अपराधी द्वारा बैंक के खाता धारकों से धन निकासी के उद्देश्य से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में एक ऐसे अवांछित रकम या उन अपराधियों के जो खाते उसमें हस्तांतरित की जाती है तथा खाता धारक जो है उसके संबंध में पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके संबंध में, ये जो सलाम हमला है। इसके अलावा हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है मालवेयर। तो मालवेयर जो होता है क्या होता है, मालवेयर में सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, वायरस है, वॉर्म्स है। किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में इस प्रकार के खतरे के आने का जो खतरा है मुख्य स्रोत लिंक होता है, जो भी लिंक होती है, ईमेल अटैचमेंट होता है वो, जिसमें यदि कोई यूज़र क्लिक कर देता है तो सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट रन हो जाती है, जिसके बाद जो है यूज़र का कंप्यूटर पर जो है कंट्रोल चला जाता है। मतलब दूसरे व्यक्ति इस पर कंट्रोल कर लेता है और नेटवर्क से जुड़ी सभी सर्विस ब्लॉक हो जाती है और स्पाईवेयर डाटा ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए मिट में इसको बोला जाता है, जिसे मैन इन द मिडिल इसको शॉर्ट में बोले तो मिट में बोला जाता है। और ये इसमें जो है किन्हीं दो लोगों के बीच के संचार में अटैकर्स द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है। यानी दोनों के बीच कम्युनिकेशन का अटैकर के पास कंट्रोल होता है, जिसका यूज़र को कोई अंदाज़ा नहीं होता और सभी जरूरी जानकारी है उसके पास पहुंच जाती है। जीरो डे क्या होता है, जीरो डे का मतलब होता है यहाँ पे इसमें हैकर द्वारा किसी सॉफ्टवेयर के लूप होल्स जो है उसको निशाना, मतलब जो कमियां है उसको निशाना बनाया जाता है, जिसका जो है सॉफ्टवेयर जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, उसको कोई अंदाज़ा नहीं रहता। और जो पब्लिशर है उसके द्वारा रिकवरी पेज निकालने से पहले ही सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से हैकर द्वारा छेड़छाड़ कर दी जाती है। इसके बाद एक होता है रैंसमवेयर हम देखें तो रैंसमवेयर जैसा कि नाम से ही पता है, हमारे कंप्यूटर में रैंसमवेयर एक बार जो इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, यानी वो खुलेगा नहीं और उसे लॉक कर दिया जाएगा। अगर हम कहें तो एक किडनैपिंग इसको बोला जाता है, मतलब उसकी किडनैपिंग हो जाएगी और उसको अनलॉक करवाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फिरौती या रैंसम बोला जाता है, ठीक है। तो रैंसमवेयर उसी का उदाहरण है। रैंसमवेयर के ज़्यादातर भुगतान बिटकॉइंस एक मुद्रा है जो या फिर क्रिप्टो करेंसी होती है, इसके द्वारा की जाती है, जिसमें रैंसमवेयर के डेवलपर को या तो रैंसमवेयर भेजने वाले को पकड़ा ना जा सके।
इसके अलावा एक होता है स्पाईवेयर, जासूस हम बोल सकते हैं। स्पाईवेयर का काम आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में जो भी की गई एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखना, यानी जासूसी करना, उन्हें किसी और के पास भेजना, बिल्कुल एक जासूस की तरह ये काम करता है, ठीक है, ताकि दूसरा व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका यहाँ पे गलत तरीके से उपयोग कर सके। फिर होता है एडवेयर। तो एडवेयर का खास मकसद आपके डिवाइस या डाटा को हानि पहुँचाना नहीं होता, बल्कि इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है बिना किसी ऐप को ओपन किए होम स्क्रीन पर एडवर्टाइज दिखने लगता है। जैसे कभी कभी अब वर्तमान में एंड्रॉयड में देखते होंगे, यह स्मार्टफोन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यह तरह तरह की टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट भी कुछ डाउनलोड करने की वजह से यहाँ देखने को मिलता है। जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करने से भी ये चीज़ें हमको देखने मिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है साइबर क्राइम के अंतर्गत? तो यहाँ देखिए, हम देखें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया जो साइट है उसको उपयोग करने वाली जो जनसंख्या है साइबर अपराध के खतरों से अनजान है, और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट के जो सर्वर है अन्य देशों में केंद्रित है, मतलब बाहर के देशों में केंद्रित है, इसलिए वो गलत उपयोग दूसरे देश को नुकसान पहुँचाना, तो यहाँ पे उसका जो है डर बना रहता है। किसी अन्य देश के पर्सन या जो भी उपयोग करता है उनको विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ यहाँ पर शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे जो है हैकर इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट की आसानी से हैक कर सकते हैं और सूचना का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैकर्स जो है ऑनलाइन ठगी का भी शिकार कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा जो है स्थानांतरित करने वाले विभिन्न ऐप के माध्यम से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों को जो है फंडिंग दी जाती है, ताकि उनको शरण मिल सके और वो अपनी गतिविधियों को एग्जीक्यूट कर सके। साइबर अपराधी जो है विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता है। तो ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं हम। अब साइबर क्राइम के बचाव के संबंध में अगर देखें तो सबसे पहली बात होती है कि जो मोबाइल होता है या तो कंप्यूटर होता है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। समय समय पर अपडेट करने से जो नए नए जो सुरक्षा पैच है, सिक्योरिटी पैच है, वो डाउनलोड होते रहेंगे और आपकी डिवाइस हमेशा साइबर हमलों से सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा मोबाइल और जो कंप्यूटर होते हैं या टैब होते हैं एक अच्छे कंपनी का, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। अनावश्यक जो फ्री वाले देते हैं वो उनको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री में भी इंफॉर्मेशन चोरी होने का खतरा होता है, ठीक है। ईमेल का जो इस्तेमाल करते समय हमको ध्यान होना चाहिए कि हम बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर ईमेल का जो काम करते हैं तब वहाँ पासवर्ड का उपयोग जो है ज़रूर करें, ठीक है। और तो यहाँ पर हमारा सुझाव है कि पासवर्ड डालें और वह भी मजबूत वाला मतलब जैसे कैपिटल है, स्मॉल है, कुछ नंबर्स है, कुछ सिंबल्स है, इस प्रकार का जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहाँ होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने से सामने वाला खोलने में आसान नहीं, मतलब उसको आसानी नहीं होती। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट को ठीक से देखकर ही खोले और अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल को बिल्कुल भी यहाँ पे ना खोले, क्योंकि उसमें कुछ लिंक्स होती है जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस का हमला कर सकती है। पायरेटेड चीज़ें यानी कि जो फ्री वाली चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, डीवीडी हो गया, कोई भी चीज़ें उनका उपयोग यहाँ पे डाउनलोड ना करें या उनका उपयोग ना करें, ताकि जो है उसके खतरों से बचा जा सके। और अंतिम सुझाव यह है कि कहीं भी आपको फ्री में वाईफाई अगर मिलता है तो उसका उपयोग भी आप बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ बचाव थे बेसिक तौर पर अगर देखें। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो भी यहाँ देखें। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब भारत के अंतर्गत भारत में जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लेके आया था, ठीक है, 2000 यानी पारित किया गया था, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो है धाराएं हम देख सकते हैं, देखिए कंप्लीट रूप से धाराएं आप देख सकते हैं, कंप्लीट याद रखने की जरूरत नहीं है। हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित ये धाराएं है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई। इसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र, जिसे हम बोलते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जिसे NCIIPC का जो है ये नाम बोला जाता है, इसका गठन किया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड तथा जुर्माने का प्रावधान भी देखने को मिलता है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर सूचना जो है सुरक्षा क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA परियोजना को प्रारंभ किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे CERT बोला जाता है, इसकी स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल एजेंसी है और देश में साइबर सुरक्षा से समन्वित जो भी और प्रभावी तरीके होते हैं, ठीक है, उससे निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा भारत सूचना साझा जो शेयरिंग है उसको करने के लिए साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से समन्वय कर रहा है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। तो ये इसके संबंध में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, तो ये जो है इसका उद्घाटन किया गया और इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना को जो है 7 घटकों में बांटा गया है। 7 घटक कौन कौन से हो सकते हैं तो हम देख सकते हैं, देखिए नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट्स एनालिटिक्स यूनिट इसको बोला जाता है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और साइबर मतलब जो राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान नवाचार केंद्र। ये टोटल 7 जो क्षेत्र है, मतलब 7 जो पार्ट है वो किसके हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हमने देखें साइबर क्राइम के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी। जब साइबर क्राइम हम जान चुके हैं तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तो साइबर सिक्योरिटी जो होती है, साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ हमको देखने को मिलता है यह एक तरह की सुरक्षा होती है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टमों के लिए होती है। इसमें हम देख सकते हैं एक तो हार्डवेयर होता है, ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और जो डाटा होते हैं, डाटा को साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम से बचाने का भी काम किया जाता है। किसके अंतर्गत, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। और साइबर सुरक्षा और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डाटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से डाटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट और फाइल जो है सुरक्षित रहे। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के जो प्रशिक्षित लोग हैं इस तरह के काम करने में काफ़ी समर्थ होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी होती कितने प्रकार की। साइबर सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि नेटवर्क और गेटवे सिक्योरिटी होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल से संबंधित सिक्योरिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा डाटा लॉस प्रिवेंशन से संबंधित होती है, ईमेल सिक्योरिटी होती है, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सभी चीज़ हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। तो इसे जो है नेटवर्क की पहली परत कहा जाता है, जिसके द्वारा जो है नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले थ्रेट्स और अटैक को यहाँ पर रोका जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए। फिर होती है एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली सभी एप्लीकेशन के जो डेवलपमेंट है और इंस्टॉलेशन फेज़ को ध्यान में रखा जाता है कि उनमें जो है किसी प्रकार की कमी ना रहे। यदि किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क में इंस्टॉल किया जाना है तो एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उसके इंस्टॉलेशन के लिए पासवर्ड अनिवार्य होता है और लिमिटेड यूज़र यहाँ पर राइट लगाए जाते हैं। फिर होती है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, नेटवर्क से जुड़ने के लिए काफ़ी सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें यूज़र के अनुसार पॉलिसी बना दी जाती है और उनके नेटवर्क से जुड़े अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। फिर होती है डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी जिसे बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा डेटा की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, जिसमें डाटा चोरी होने या लीक होने का खतरा नहीं रहता और यानी डाटा पूरी तरीके से इनकोडिंग हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है। ईमेल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ईमेल से होने वाले खतरों की रोकथाम के लिए ईमेल सिक्योरिटी जो उपकरण है, जैसे स्पैम फिल्टर्स है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, जो नेटवर्क की सुरक्षा में सबसे आखिरी सुरक्षा कंप्यूटर की रहती है, जिसके द्वारा जो है कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वायरस से होने वाले नुकसान से उसका बचाव किया जा सके। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ किसके संबंध में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी के संबंध में। अब बात करते हैं हम एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी, एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो आप सिर्फ नाम याद रखिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हो सकती है, नेटवर्क सिक्योरिटी, इमरजेंसी सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, एंड यूज़र सिक्योरिटी होती है, डेटा सिक्योरिटी होती है, मोबाइल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत। इसके बाद हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा में कई बार खतरा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन और इंटरनेट जो है काफ़ी तेज़ी से दुनिया को बदलता जा रहा है। इस वजह से सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी तरीके से अपना रहा है। जो है साइबर सुरक्षा के लिए काफ़ी देशों द्वारा पुख्ता पूंजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि उन देशों का जो है निजी डेटा को लीक नहीं हो सके और सारी जानकारी वहाँ पर सुरक्षित रहे। 2017 में गॉर्टनर कंपनी ने अनुमान लगाया था कि पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन सुरक्षा का व्यय जो है लगभग 83 बिलियन तक जो है बढ़ गया है और 2016 से करीबन
7% यहाँ पे बढ़े जाने के यहाँ पे देखा जा रहा है। आने वाले समय में 2018 तक, मतलब अभी तो 2018 चला गया तो ये जो है 93 बिलियन, और अभी जो है इसकी बढ़ोतरी और अधिक हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं अब एडवांटेजेस, मतलब साइबर सिक्योरिटी से जो है क्या फ़ायदा हो सकता है। साइबर क्राइम के खतरा को सुरक्षा तो मिलेगी, परंतु हम देख लेते हैं यहाँ विस्तार से। तो साइबर सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार है, मिलिट्री है, कॉरपोरेट्स है, फाइनेंशियल है, मेडिकल संस्था है, इनके डाटा को इकट्ठा करता है और इस डाटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में रखता है। इस डाटा का कुछ भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है, जिसके चोरी होने से किसी निजी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उससे जो है उस संस्था की सारी जो मिट्टी है वो एक प्रकार सारी इज्जत गायब हो जाती है। साइबर सुरक्षा की जो मदद से उससे ढेरों डाटा को, मतलब बहुत सारे डाटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे कि यह डाटा किसी और के हाथ में नहीं लग सके। जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अच्छे और प्रभावशाली साइबर सुरक्षा के उत्पाद और सर्विसों को यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। साइबर सुरक्षा की मदद से हम साइबर हमले, डाटा की चोरी की धमकी से जो है चोरों की धमकी से बच सकते हैं। जब भी किसी संस्था में किसी अच्छे तरह के जो नेटवर्क है उसकी सुरक्षा होती है तो किसी तरह की मुश्किल से बचने के तरीके होते हैं। यह सब काम जो है साइबर सुरक्षा के उत्पादों और सर्विसेज की जो मदद है उसके लिए मुमकिन हो पाता है। उदाहरण के लिए काफ़ी तरह के एंटीवायरस आदि जो है वायरस के हमलों से बचाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था जिसको बोला जाता है बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम से संबंधित था, मतलब साइबर अपराध के संबंध में यहाँ पे बुडापेस्ट कन्वेंशन इसको बोला जाता है, यानी बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। और बुडापेस्ट कहाँ पे है, किस मतलब विश्व में कहाँ पे है, ये कंट्री का नाम बताइए आप, ठीक है। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और यह अपनी तरह की जो है पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है। इसके अलावा कन्वेंशन का जो अनुच्छेद है 32B डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है और इस प्रकार जो है यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसलिए भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए है, मतलब सिर्फ विचार किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना, बुडापेस्ट कन्वेंशन एक एक्ट है जिसको बोला जाता है IT एक्ट 2000 वर्सेस साइबर क्राइम। तो ये आपको बस याद रखना है, ये जो कि इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित एक एक्ट है, ठीक है। तो दोनों यहाँ हम देख सकते हैं IT एक्ट, और जो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए वर्ष 2000 में अगर देखें, वर्ष 2000 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी है उसके अधिनियम को लागू किया था, जिसमें विभिन्न धाराओं के माध्यम से साइबर क्राइम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। तो यहाँ देखिए यह जो एक्ट है इसके अंतर्गत अगर देखें तो IT एक्ट जो है इस एक्ट के द्वारा साइबर जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसका गठन और इसकी प्रक्रिया एवं जो शक्तियाँ उसका विवरण हम देखें तो 48 और 58 में वर्णित देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर 67 नंबर की जो धारा उसमें वर्णित किया गया है। कंप्यूटर प्रणाली में हैकिंग पर रोक लगाने के लिए 66 नंबर की धारा में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी दोनों के संबंध में। अब बात कर लेते हैं हम जो है, जैसे अगर आपसे जो है निष्कर्ष पूछा जाता है, मेन एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर तो निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता माना जाता है। और कुछ ही वर्षों की अगर बात करें साइबर अपराध कई गुना यहाँ बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहा है। कैशलेस इकोनॉमी के रूप में यहाँ काफ़ी फॉलो किया जा रहा है, मतलब सभी के द्वारा। अभी कोरोना के चलते अगर देखें तो कोरोना के चलते इस पर जो है काफ़ी बढ़ावा दिया गया, मतलब किसी व्यक्ति के संपर्क में आए बगैर हम जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो डिजिटल जो है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। डिजिटल जो है भारत का कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक जो है साइबर सुरक्षा पर निर्भर करती है। भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। और वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है और आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ये लिंक मिल जाएगी सारी।
एक एप्लीकेशन है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जो अभी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अभी मतलब आप देख सकते हैं प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेंगे, सारे कंटेंट वहाँ आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, जो भी चीज़ों के देखो, ठीक है, जो आपको यूट्यूब में देखने मिलते हैं एमपीपीएससी के या फिर कंप्यूटर के कोई भी कोर्स के हो, सभी चीज़ों के जो मटेरियल है वो आपको सीक्वेंस में वहाँ पे मिलेंगे क्रम अनुसार, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।